हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के पीवाईक्यू क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। और दोस्तों, ये हम लोग चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं ताकि हम लोगों के जो चैप्टर हैं वो अच्छे से तैयार हो जाएं और साथ में हमारे जो जितने पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो भी हो जाएं और उनका अच्छे से एनालाइज हो जाए दोस्तों, ताकि हमें ये पता हो कि हमारे कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं और लास्ट मोमेंट पे हमें कौन से क्वेश्चन में कम मेहनत करनी है, कौन से क्वेश्चंस पे या टॉपिक पे या चैप्टर पे ज़्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि जिस हिसाब से जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारे साथ में एनालाइज भी हो रहे हैं क्वेश्चन और दोस्तों हमारे चैप्टर भी अच्छे से कवर हो रहे हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग अपने एक बार सूची देख लेते हैं। ये है दोस्तों विषय सूची, जिसमें हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का इसकी टीचिंग एप्टीट्यूड को इसमें कई भागों में डिवाइड किया हुआ है। इसके जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं दोस्तों, इनको भागों में डिवाइड किया हुआ है, जैसे ए बी सी, और इनको भी अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है टॉपिक के हिसाब से, क्योंकि इनसे अलग अलग काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए इनको भागों में डिवाइड किया हुआ है दोस्तों। तो ये सारे टॉपिक हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। तो इसकी मैंने पूरी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो अगर ये आपकी पहली वीडियो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से ज़रूर देखें। तो हम लोगों का इसमें जी टॉपिक पूरा कवर हो चुका है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एच। तो दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे मूल्य शिक्षा या वैल्यू एजुकेशन। चलिए इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सामाजिक मानदंडों के अनुरूप दक्षता का प्रदर्शन कर वैयक्तिक सफलता से प्रकट केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्यों को कहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपलब्धि मूल्य। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सामाजिक मानदंडों के अनुरूप दक्षता का प्रदर्शन कर वैयक्तिक सफलता से प्रकट केंद्रीय उत्प्रेरक लक्ष्य से मूलभूत मूल्य को उपलब्धि मूल्य कहते हैं। उपलब्धि मूल्य किसी दिए गए कार्य पर सफल होने के लिए व्यक्तियों के पास प्रोत्साहन या उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, तो दोस्तों हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही हैं या दोनों कथन गलत हैं। तो इसमें पहला कथन है, मूल्य विकास के लिए स्कूल और अध्यापकों के सचेतन, सुनियोजित और सुविचारित प्रयास आवश्यक होते हैं। और कथन दूसरा है, सतत विकास के लिए आवश्यक मूल्य स्कूली वातावरण में नहीं सिखाए जा सकते हैं। दोस्तों इसका सी टॉपिक सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन पहला सत्य है और किंतु दूसरा गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कथन पहला सही है, मूल्य विकास में वृद्धि और विकास हेतु स्कूल और शिक्षकों द्वारा सचेत, सुनियोजित और सुविचारित प्रयास आवश्यक होते हैं। और दूसरा कथन गलत है। पहला कथन यह बताता है कि मूल्य वृद्धि स्कूल व्यवस्था में संभव है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, इंद्रियों द्वारा पुष्टि की गई परिघटनाओं और अंतः ज्ञान को प्रमाणित रूप से अभीष्ट ज्ञान नहीं कहा जा सकता है। और कथन दूसरा है, विज्ञान को अनिवार्यतः और संभाव्यतः मूल्य मुक्त तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन पहला गलत है, किंतु कथन जो दूसरा है दोस्तों वो बिल्कुल सही है। इंद्रियों द्वारा पुष्टि की गई परिघटनाओं और अंतः ज्ञान को प्रमाणित रूप से अभीष्ट ज्ञान कहा जा सकता है, तो पहला गलत है। और तथा विज्ञान को अनिवार्यतः और संभाव्यतः मूल्य मुक्त तरीके से संचालित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन में भी दोस्तों दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, एक समग्र और बहुविषयक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक, सौंदर्य, शास्त्रीय, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और नैतिक क्षमताओं का विकास है। और कथन दूसरा है, 21वीं शताब्दी में व्यक्तियों को सफल होने के लिए केवल बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन पहला सत्य है लेकिन कथन दूसरा असत्य है। एक समस्त और बहुविषयक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के बौद्धिक, सौंदर्य, शास्त्रीय, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक और नैतिक क्षमताओं का विकास है। अतः कथन पहला सत्य है। 21वीं शताब्दी में व्यक्तियों को सफल होने के लिए बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक क्षमता की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उन मूल्यों की पहचान कीजिए जिन्हें सात्विक मूल्य की संज्ञा दी गई है। नंबर ए दिया गया है करुणा, बी ईर्ष्या, सी सम्मान, डी असत्यता। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल ए और सी।
सात्विक मूल्य वह कहे जाते हैं जो सत्य पर आधारित होते हैं। इसमें सम्मान, दुख, करुणा, सुख, सत्यता, अहिंसा आदि को रखा गया है दोस्तों। तो संस्थानों में मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, संस्थानों में मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरदायी और अच्छे नागरिक विकसित करना। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। संस्थानों में मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उत्तरदायी और अच्छे नागरिक विकसित करना है। मूल्य शिक्षा शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक पहलुओं के संदर्भ में बच्चे के व्यक्तित्व विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा मूल्य स्व उत्कर्ष से संबद्ध है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वमुक्तिवाद का मूल्य। सर्वमुक्तिवाद मूल्य स्व उत्कर्ष से संबद्ध है। स्व उत्कर्ष का मूल्य एक व्यक्तित्व विशेषता है इसमें जिसमें व्यक्तिगत सीमाओं का विस्तार शामिल है, जिसमें संभावित रूप से आध्यात्मिक विचारों का अनुभव करना शामिल है, जैसे कि स्वयं को ब्रह्मांड का एक अभिन्न अंग मानना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो सूची 1 में दोस्तों मूल्य विकास के चरण दिए गए हैं, सूची 2 में वर्णनात्मक विशेषताएं दी गई हैं। तो चलिए हम लोग इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, एक बार आप लोग देख लीजिए और इसके बाद हम लोग सीधे व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे। चरण 1 में दिया गया था मूल्य संग्रहण, तो इसका सही हो जाएगा दोस्तों, इन्हें समुदाय के सदस्यों से प्राप्त किया जाता है। चरण दूसरा है मूल्य आकलन, व्यक्ति को पसंदीदा मूल्यों का चयन और उपयोग सिखाने में सहायता करता है। चरण तीसरा है मूल्य श्रेणीकरण, जब व्यवहारत और उपदेशिता मूल्यों में अंतराल हो। और चरण चौथा है मूल्य समीकरण, मानव व्यवहार का अनुमान उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन है, डेलर्स आयोग की रिपोर्ट में वर्णित शिक्षा के 4 स्तंभों में से निम्नलिखित कौन सा वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय मूल्य को दर्शाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, सहयोग के साथ जीने के लिए अधिगम। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डेलर्स रिपोर्ट 1996 में डेलर्स आयोग द्वारा बनाई गई एक रिपोर्ट थी। इसमें 2 प्रमुख अवधारणाओं के आधार पर शिक्षा के एक एकीकृत दृष्टिकोण का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के अंतर्गत शिक्षा के 4 स्तंभ दिए गए हैं, जिसमें लर्निंग टू नो, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू डू एंड लर्निंग टू लाइव टुगेदर सम्मिलित हैं, जिसमें लर्निंग टू लाइव टुगेदर सहयोग के साथ जीने के लिए अधिगम को वसुधैव कुटुंबकम के भारतीय मूल्यों को दर्शाने वाला स्तंभ बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद परंपरा से संबंधित नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों। पहला कथन है, परा विद्या का अभिप्राय वह ज्ञान है जो मनुष्य के अनुभवों से परे है। और कथन दूसरा है, अपरा विद्या का अभिप्राय उस ज्ञान से है जो मनुष्य के अनुभव पर आधारित है। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कथन पहला और कथन दूसरा दोनों ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मापनी में वर्गीकरण तथा क्रम दोनों गुण उपस्थित होते हैं? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रमिक। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मापनी तथा उनके गुण निम्न है। नंबर 1 है नामिक मापनी का गुण वर्गीकरण है। नंबर 2 क्रमिक मापनी का गुण वर्गीकरण और क्रम है। नंबर 3 है अंतराल मापनी का गुण वर्गीकरण, क्रम और समान इकाई है। नंबर 4 अनुपात मापनी का गुण वर्गीकरण, क्रम, समान इकाई तथा निरपेक्ष शून्य है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 और सूची 2, चलिए इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो सूची 1 में नंबर ए जो दिया गया है योजना, इसका सही हो जाएगा, यह लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारण करता है। बी आयोजन करना, यह स्रोतों एवं लोगों को एक साथ मिलाता है। सी है अभिप्रेरण, यह कार्य के प्रासंगिक क्रियाकलापों के विनियोजन को शामिल करता है। और डी है नियंत्रण, यह परिणामों के प्रतिपुष्टि को शामिल करता है और निष्पत्ति की तुलना के लिए अनुवर्ती कार्यवाही करता है। अगला क्वेश्चन है, उन शिक्षण कार्य नीतियों की पहचान कीजिए जो अप्रत्यक्ष अनुदेश में अपनाई जाती हैं। ए दिया गया है प्रत्यक्ष और परोक्ष दृष्टांतों पर बल देना। बी है उद्दीपन सामग्री प्रस्तुत करना। सी है पूछताछ आधारित प्रश्नोत्तर सत्र। डी है प्रस्तुतिकरण प्रश्न पूछना एवं प्रतिपुष्टि प्रदान करना। ई है समस्या समाधान उपागम को बढ़ावा देना।
तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल ए, सी और ई। अगला क्वेश्चन है, जब विमर्शी स्तर शिक्षण और अधिगम सफल होते हैं तो विद्यार्थियों में निम्नलिखित गुण उभर कर सामने आते हैं। तो नंबर 1 दिया गया है सूचना के धारण हेतु दृढ़ तार्किक आधार। नंबर 2 है सामान्य प्रकृति की परखी हुई व्यापक अंतर्दृष्टि। नंबर सी है सूचनाओं में एक दृढ़ संबंधगत ढांचा। नंबर 4 है समस्याओं को विकसित करने एवं उन्हें स्वयं समाधान करने की अभिबद्ध क्षमता। नंबर 5 है किसी तथ्य का संबंध जानना और उसे साधन के रूप में प्रयोग करना। तो चलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी, केवल 2 और 4। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब विमर्शी स्तर शिक्षण और अधिगम सफल होते हैं तो विद्यार्थियों में समान प्रकृति की परखी गई व्यापक अंतर्दृष्टि और समस्याओं को विकसित करने एवं उन्हें स्वयं समाधान करने की अभिवृद्धि क्षमता जैसे गुण उभर कर सामने आते हैं। विमर्शी स्तर शिक्षण का सर्वोच्च स्तर होता है। स्मृति स्तर और बोध स्तर दोनों इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। विमर्शी स्तर के प्रमुख प्रस्तावक हंट है। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत है, हमें ये बताना है। तो इसका पहला कथन दिया गया है दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशनात्मक सामग्री में अधिगम के महत्वपूर्ण अनुसिद्धांतों यतः सक्रिय अनुक्रिया एवं तात्कालिक प्रतिपुष्टि का अनुप्रयोग होता है। कथन दूसरा है, स्किनर का प्रबलन अनुसिद्धांत रेखीय प्रकार का अभिक्रमित अनुदेशनात्मक सामग्री निर्माण में निहित आधार है। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को उसका तर्क कहा गया है। तो इसका अभिकथन दिया गया है, शिक्षा की वे व्यवस्थाएं जो स्थान सापेक्ष, समय सापेक्ष तथा व्यक्ति सापेक्ष होती हैं उन्हें औपचारिक की संज्ञा दी जाती है तथा वे विहित नियम या एवं पद्धतियों से सृजित होती हैं। और दोस्तों इसका तर्क दिया गया है, मुक्त विश्वविद्यालय और विद्यालय औपचारिक शिक्षा के उदाहरण हैं क्योंकि वे विहित प्रक्रियाओं द्वारा सृजित होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर सही नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय और गैर औपचारिक विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के उदाहरण हैं क्योंकि यह नम्य है और औपचारिक और अनौपचारिक के मध्य के रास्ते को अपनाता है। यह सुनियोजित, संगठित और क्रमवार संचालित होता है, बिना रूढ़िवादी नियम, विनियम और नियत बिंदु जैसे उम्र, समय, अनुसूची के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यपरक शिक्षा के सर्वोत्तम व्याख्या करता है। ए दिया गया है, यह नैतिक शास्त्र में एक पाठ्यक्रम है। बी है, यह किसी व्यक्ति के निजी अंतः क्रियाओं हेतु रिवार्ड और दंड की बात करता है। सी है, विद्यार्थी विशेषकर अपने माता पिता का अवलोकन करते हैं और उन्हीं से प्रौढ़ व्यवहार सीखते हैं। डी है, विद्यार्थी स्वयं अपनी अंतरात्मा का अन्वेषण और खोज करते हैं। ई या विद्यार्थियों को अपने जीवन में अपना स्थान निश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो चलिए इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों इसका, केवल सी, डी और ई। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मूल्यपरक शिक्षा नैतिक शिक्षा है जो किसी भी मनुष्य में समाहित होती है या स्वयं और जीवन की समझ के बारे में सिखाती है। यहाँ कुछ निम्न कथन दिए गए हैं जो मूल्यपरक शिक्षा की व्याख्या करते हैं। तो नंबर 1 है इसमें, विद्यार्थी विशेषकर अपने माता पिता का अवलोकन करते हैं और उन्हीं से प्रौढ़ व्यवहार सीखते हैं। अगला है, विद्यार्थी स्वयं अपनी अंतरात्मा का अन्वेषण और खोज करते हैं। और नेक्स्ट, यह विद्यार्थियों को अपने जीवन में अपना स्थान निश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान तथा वैयक्तिक पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय तथा सामाजिक दायित्व के निर्वहन का अवसर देने की उच्च समानता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूल्य शिक्षा। शिक्षा का स्वरूप जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान तथा वैयक्तिक पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय तथा सामाजिक दायित्वों के निर्वहन का अवसर देने की उच्च समानता है, मूल्य शिक्षा कहलाती है। मूल्योन्मुखी शिक्षा वह है जो व्यक्ति के मनोदैहिक पक्षों के समग्र विकास के साथ उसमें सामाजिक मूल्यों के प्रति बोध जगा सके, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता की गरिमा में अनुभूति के साथ अंतर्राष्ट्रीय भावों के अनुरूप
व्यक्ति का विकास करने में सहायक है, जिससे वह स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति तथा समाज एवं राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य कर्मों को दक्षतापूर्वक निभा सके। इस प्रकार मूल्योन्मुखी शिक्षा में व्यक्ति में निहित संभावनाओं के संपूर्ण विकास के साथ सामाजिक एवं राष्ट्रीय आकांक्षाओं के पूर्णीकरण का आदर्श समाहित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकित शिक्षा छात्र को क्या बनाती है? तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छा नागरिक। मूल्यांकन शिक्षा छात्र को अच्छा नागरिक बनाती है, क्योंकि इसके द्वारा छात्रों को सतत सीखने पर बल दिया जाता है तथा त्रुटियों को सुधारने को कहा जाता है। छात्र त्रुटियों को सुधार कर अपना जीवन सफल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, उसका अपने कार्य के प्रति संकेंद्रण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना होना। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता उसका अपने कार्य के प्रति संकेंद्रण और ईश्वर के प्रति आज्ञा पालन की भावना पर निर्भर करती है। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में जन्मे स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। उनका युवाओं के प्रति अनमोल विचार इस प्रकार है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। नंबर 3 है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम हैं जो हमारी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन रहेंगे और इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करिए दोस्तों, अगर अच्छी लगा करिए, शेयर कर दिया करिए और कमेंट कर दिया करिए दोस्तों अच्छे, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ आप लोगों से।